Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. I hope you all are doing well. This is me Taimur और आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर योर नस्ट एनईटी 3 2025 प्रिपरेशंस। जो आप लोगों का नस्ट का एनईटी स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप लोगों का ये जो नस्ट का एनईटी है ना, ये आप लोगों का स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से। कई बच्चों का ठीक है ये स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड। आप लोगों का ये एनईटी 3 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों को जो कोई भी डेट मिली हुई है, कोई भी डेट मिल गई हुई है, ठीक है, तो उसके ये है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो सुन लें शुरू से लेकर एंड तक। आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की एंड गेम के साथ साथ। अब इसमें दो तीन चीज़ें आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। नस्ट एनईटी 1 से पहले एक हमारी एंड गेम आई थी, वो ऑलमोस्ट 8 9 10 घंटों की है, वो लाजमी सुन लीजिए। नस्ट एनईटी 1 से पहले एक एंड गेम आई थी, उसको लाजमी तौर पे सुन लीजिए। उसके बाद नस्ट एनईटी 2 से पहले भी एक एंड गेम आई थी, वो भी लाजमी तौर पे सुन लीजिए। और उसके बाद अभी जनाब आप लोगों को नस्ट एनईटी 3 से पहले भी एक एंड गेम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ये वाली जो अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये तमाम एंड गेम हो इंशाल्लाह ताला। नस्ट एनईटी 4 होगा, उससे पहले भी इसकी तमाम रिवीजन होंगी। तो ये आप लोगों को हमारे सेशन के अंदर ये बैच के अंदर ना, जो आप लोग सारे स्टूडेंट हो, ये अपडेटेड चीज़ें मिलती हैं, अपडेटेड। अच्छा, एनईटी 1 में भी पूरा सिलेबस कवर किया गया, एनईटी 2 में भी सारा सिलेबस कवर किया गया, एनईटी 3 में भी सारा सिलेबस कवर किया गया। आपका ए टू जी सारा सिलेबस 14 मार्च तक कंप्लीटेड था, 14 मार्च तक कंप्लीटेड था। उसके बाद ई कैट की एंड गेम्स हुई थी, और उसके बाद अब फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट था। उसके बाद अब आपके लिए ये एंड गेम आ रही हैं। इसी तरह आप लोगों का जो नस्ट एनईटी 4 होगा, उससे पहले भी एक दफ़ा पूरा सिलेबस लाइव क्लास में ख़त्म होगा। एक चीज़ आपको क्लियर कट बता दूं कि जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, कई बच्चे नए भी हैं, उनको ही पता चल जाएगा। लाइव क्लासेस में आप लोगों का 0 to 100% पूरा सिलेबस खत्म होता है विदाउट स्किपिंग एनी सिंगल पोर्शन। कोई सिंगल पोर्शन भी स्किप नहीं किया जाता, सारे चैप्टर्स 100% करवाए जाते हैं। और उसके बाद 100% ही आप लोगों के टॉपिक वाइज लेक्चर होते हैं डिटेल में, और उनके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। ये जो रिवीजन होती है ना भाई, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, रिवीजन और रेगुलर क्लासेस में बहुत फर्क होता है। रिवीजन में एंड पे क्विक रिवीजन दी जाती है, कई चीजों को स्किप भी कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन तो यही होती है ना। अब इसमें थोड़ी होगा कि इसमें आपको सारा पढ़ाया जाएगा। अब वो सारा पढ़ाते पढ़ाते तो ऑलमोस्ट मुझे 72 आवर्स लगेंगे, 3 दिन मुझे लगेंगे अगर मैं थॉरली पढ़ाऊंगा। भाई वो रिवीजन थोड़ी ना हुई, वो तो मजाक होगा। तो वो अगर आपको डिटेल में एक एक चैप्टर के लेक्चर चाहिए ना, तो वो रेगुलर लेक्चर में आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिला हुआ है। आपने लाइव क्लासेस भी ली हुई हैं, डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस हुई हैं वो भी आपने ली हैं, उसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म हुआ हुआ है। ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हैं ना, वो सिर्फ यूट्यूब पे या ये वाली एंड गेम ये हमारी सुन लेंगे तो बोलेंगे क्या ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही करवाए जाते हैं, क्या ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्टिव ही? ओ भाई नहीं, ये एंड पे रिवीजन हो रही हैं। आपका पहले थोरोली 100% सारा सिलेबस लाइव क्लासेस में खत्म किया गया, उसके साथ में रिकॉर्डिंग भी दी गई, टॉपिकल एमसीक्यूज भी करवाए गए। उसके बाद पूरा सिलेबस खत्म हो गया, व्हेन वी आर डन 100% ना, उसके बाद ये रिवीजन आ रही हैं। अच्छा, इनमें से दोनों में से फायदेमंद कौन सी है? दोनों फायदेमंद है। जिसने लाइव क्लासेस भी ली, उसके बाद कोई लाइव क्लास में लेक्चर मिस हुआ तो वो रिकॉर्डेड सेशन में सुन लिया, और अगर उसका वो थोरली पूरा सिलेबस कवर हुआ हुआ ना, उसके बाद एंड गेम सुने तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? आई होप आप लोगों को तगड़ी समझ आई होगी। लें जी, आगे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम। सारे बच्चे यस और नो लिख के बताइएगा। जितने भी आप लोग स्टूडेंट है, यू आर सो ब्यूटीफुल पीपल। यहाँ पे जितने ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कमाल के आप लोग स्टूडेंट हो। आप लोग कमाल के स्टूडेंट, आप लोग हैं वो टॉपर। नहीं समझ आती थी कि टॉपर कौन से हैं, आज पता चल रहा है ये वो टॉपर स्टूडेंट है। एक दफा मुझे यस और नो लिख के बताएं। वेरी वेल डन। चांद रात मुबारक सर जी, चांद रात, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, चांद रात है तो आपको भी मुबारक हो, सबको सबको चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक सबको। ठीक है, चांद रात मुबारक। आज डेट है 30 मार्च, 30 मार्च 2025, और टाइम हो रहे हैं अभी रात के साढ़े नहीं, साढ़े 7 तो नहीं हो गए, 7:50 PM हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये आज का टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, वेरी वेल डन। ओके जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। खैर मुबारक सबको। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले दिस इज मी तामूर, यू नो वेरी वेल, और आज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। भाई फिजिक्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों को पूरा मैं हैक करके देता हूँ, मतलब सारे टॉपिक्स हैक, मतलब आपको लगेगा कि ये तो इंशाल्लाह ताला सारे आए पड़े हैं। देखो भाई, नस्ट के अंदर ना, अगर मैं तुम आप लोगों को बताऊं नस्ट एनिटी फिजिक्स के बारे में,
कौन कौन से चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट सुनते जाइए, सारे टॉपिक सुनते जाइए। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th फिजिक्स की। भैया 11th फिजिक्स में डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का प्रिसीजन और एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेक्टर वाले में से कौन से इंपॉर्टेंट है, आगे लिख रहा हूं भाई, गोल बात नहीं करेंगे। एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक है डॉट प्रोडक्ट। ना ना, एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को डॉट और वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर से जो ये वेक्टर वाला है, इसी चैप्टर के अंदर से आप लोगों के पास वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि कौन सी चीज वेक्टर है कौन सी नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया आप लोगों के पास फोर्स एंड मोशन में से प्रोजेक्टाइल मोशन तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो कंफर्म एमसीक्यूज आ जाता होता है। उसके बाद जो आपके पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलाइयन है, इन इलास्टिक कुलाइयन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलाइयंस, इसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने सुन लेना है, देख लेना है, पढ़ लेना है, जिन्हें हमारे रिकॉर्डेड सेशन में ना जो आपको पूरा मिला हुआ है। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट प्रोपल्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें बताऊंगा, मजा आएगा, सुनते जाओ। रॉकेट प्रोपल्जन, कुछ और बड़ी तगड़ी बातें बताऊंगा, रॉकेट प्रोपल्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर से चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद जनाब आप लोगों के पास वर्क को कैलकुलेट करना, इसके बारे में चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद मोमेंटम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क के अंदर से आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट जो बर्नौली इक्वेशन और हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो जो दो इक्वेशन है ना, एक बर्नौली इक्वेशन है और एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एस एच एम वाला पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है भैया, अगर उसको स्किप करके गए तो नस्ट का पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के अंदर से वेव्स वाला टॉपिक, इसके अंदर से क्या कुछ, एक ओपन ऑर्गन पाइप और एक क्लोज ऑर्गन पाइप। मजे की बात बताऊं, मजे की बात मैं बताता हूं, अभी आगे बल्कि बताता हूं। उसके बाद जनाब हमारे पास यहां से आ जाती हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जोपलर इफेक्ट आ जाता है, जोपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट है सर, डॉपलर इफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट वाई डी एस ई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद न्यूटन्स रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, वाई डी एस ई, न्यूटन रिंग। सर क्या हो गया, क्या हो गया, न्यूटन रिंग, वाइड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इतना इतना बेसिक से चैप्टर का वो टॉपिक है, भूल रहा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर से जितने भी मैग्निफिकेशंस है, मैग्निफिकेशंस हैं वो सारी पढ़नी है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स को पढ़ना है आप लोगों ने, ऑप्टिकल फाइबर, बस 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 बस, ठीक है। कहने को तो बहुत टॉपिक है, कहने को तो अब अच्छा पता है क्या, कोई बंदा ना अपने सेफ हैंड पे खेलने के लिए, भाई इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, भाई एक्सपीरियंस कोई नहीं ना, एवं ही पेल रहा है बच्चों को, एवं ही मतलब ये वो कर लो भाई, ये चीजें हैं, इनमें से आती हैं चीजें, पूछी जाती हैं, ये मतलब गैस है ना, गैस है। तो गैस में सारा थोड़ी इंक्लूड होता है, जो बता सबका ही रहा हूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपके पास जितने इंजन्स है ना, इंजन्स, इंजन्स वो सारे, स्पेशली कार्नो इंजन, कार्नो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ जी 12वीं के ऊपर। अच्छा 11वीं के अंदर से अगर तो न्यूमेरिकल आएगा, अगर तो न्यूमेरिकल आएगा तो वो इन चैप्टर में से आएगा, लिख लो मेरी बात। एक आएगा फोर्स एंड मोशन वाले में से, एक आएगा वर्क में से, एक आएगा एस एच एम में से, एक आएगा वेव्स वाले में से, एक आएगा वाई डी एस सी वाला टॉपिक। मजा आया ये नहीं, ऐसे इसे बताओ, मजा आया ये नहीं आया, इनके अलावा नहीं, इनके अलावा नहीं।
ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिक्स 12। इसमें कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कूलम्स लॉ वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद जनाब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे बेटे अच्छे से याद कर लो। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 12th क्लास बता रहा हूँ, 12th क्लास, नॉट चैप्टर 12। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट। मैंने इससे पूछा भी था कि भैया तुम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो। तो बोला कि भाई मैं वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मेरे अंदर से नस्ट का पेपर बड़ा आता है। कैन यू बिलीव कि इस चैप्टर में से 8 एमसीक्यूज आए हुए हैं। कैन यू बिलीव कि इस चैप्टर में से 12 एमसीक्यूज आए हुए हैं आउट ऑफ 60। कैन यू बिलीव? बताइएगा, कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव यस और नो लिख के बताएं। मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूं, अल्लाह के बंदो। रुमाना कह रही है नहीं। आयशा मसूद कह रही है यस आई कैन बिलीव। मताफ कह रहे हैं कि यस। वाह वाह क्या बात है। नहीं नहीं कर सकते सर हम बिलीव, तो ये बिलीव करना पड़ेगा, इतने इतने भी आए हुए तगड़े। उसके बाद भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आए हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सियासी ऐसी नहीं, मतलब कि बस ये वो बात कर दी ऐसा नहीं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गोल बात नहीं करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से F = ILB साइन ऑफ थीटा। एक F = QVB साइन ऑफ थीटा। ये है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। उसके बाद भैया हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आता है। चैप्टर 15 के अंदर से आपके पास, और चैप्टर 14 के अंदर से गैल्वानोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैल्वानोमीटर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 15 में से एक आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, एक आ जाता है सेल्फ इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक। उसके बाद आ जाता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। उसे फर्दर आगे मूव करें ना तो हमारे पास ये आ जाते हैं चैप्टर 16 के अंदर से RLC सीरीज सर्किट और RLC पैरेलल सर्किट्स, इनकी प्रॉपर्टी अलोंग दैट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की प्रॉपर्टी, भाई रेजोनेंस पे सर्किट क्या होता है, रेजिस्टिव होता है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर सेम होती हैं, ये तमाम चीजें। उसके बाद इसी पूरे चैप्टर के अंदर से हमारे पास AM FM बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम चैप्टर 17। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिक गेट्स हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद रेक्टिफिकेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, इनमें से आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है बोहर मॉडल। बोहर का मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, काश कि आप ये बातें लिख लें, याद कर लें। चैप्टर 21 पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विल्सन क्लाउड चैम्बर, GM काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके पास जितने भी लॉजिक गेट्स हैं मैंने आप लोगों को बोल के बताए हैं। लॉजिक गेट्स हैं रेक्टिफिकेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हिस्टेरिसिस लूप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रदरफोर्ड बोहर का मॉडल, बोहर और रदरफोर्ड का मॉडल चैप्टर 21 पूरा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर न्यूमेरिकल आएंगे, कम चांस है न्यूमेरिकल आएंगे। अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो किधर से आएंगे आप लोगों के पास, इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर नंबर 12, 13 में से बहुत आएंगे और 14 यानी 13 में से आएंगे। बिकॉज आप लोगों का जो पेपर होता है नस्ट का, पहले इसकी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। नंबर 1 यस डन लिख के भेजेंगे, डन। डन लिख के भेजेंगे, डन डन डन। हाँ डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में सुन लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये 3 टॉपिक्स। अलोंग दैट एक्स रेज और लेजर। भैया ये कैसे भूल सकते, ये कैसे भूल सकते। ये 5 टॉपिक्स, एक्सरे, लेजर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। डन का मैसेज करना चाहिए, #01 डन। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, वेरी वेल डन। टेक स्क्रीनशॉट नंबर 2। आपको पता ना टी साइलेंट होता है। वी केम फ्रॉम अमेरिका। नहीं नहीं हम पाकिस्तान से ही हैं भाईजान, हम पाकिस्तानी हैं। हमारा जो अंदाज है वो भी पाकिस्तानी है अंदाज। ओके जी। उसके बाद #03, 03।
डन करें, डन, डन करें, डन करें। उसके बाद जनाब ये हमारे पास आ गया, इसका #04 कर लें। #04। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, डन हो गया। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे नस्ट का टारगेट कितना है। अगर तो एनईटी इंजीनियरिंग वाले मेरे भाई मेरी बहन हो ना, तो अगर तो एनईटी कंप्यूटिंग वाले हो तो भैया आप लोगों का टारगेट है 180 डिवाइडेड बाई 200। लोग इतने मार्क्स और लेके इस नंबर पे शेयर करने हैं। नंबर लेके इस नंबर पे शेयर करने, 030402। मुझसे वादा करो कि 180 प्लस लोगे। अगर तो एनईटी बिजनेस वाला कोई स्टूडेंट होगा, वो ये वीडियो नहीं सुन रहा होगा, भैया उनका टारगेट है 190 अपॉन में 200। अच्छा मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बताओ, मैं आप लोगों को वीडियोस में कहता था ना, हाउ टू गेट 350, हाउ टू गेट 350 प्लस 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 प्लस, कर कर करके बच्चे कहते थे हाइपोथेटिकल बात है, नहीं होगा नहीं होगा। लाइन लगी है या नहीं लगी 350 प्लस की? पूरे पाकिस्तान में चेक करो। 396 का रिजल्ट, 395 का रिजल्ट, 382 का रिजल्ट, 370 में रिजल्ट, 360 में रिजल्ट, लाइन चली है पूरे पाकिस्तान में। इतना हिस्ट्री में रिजल्ट आपको नजर आया कभी ई कैट का? कभी पूछिएगा। ये रिजल्ट है, ये होता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाना। ये चीजें हैं, क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला और इन स्टूडेंट्स की एफर्ट को जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जब बातें मानी जाए ना तो फिर ये रिजल्ट आते हैं। सही है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट अवर एंड गेम? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। हाँ जी, आपकी एंड गेम मैथ की अपलोड हो चुकी हुई है। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक एमसीक्यूज मौजूद है, जिस एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। अब इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होता है भैया? इलास्टिसिटी तो हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ऐसे ही है। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे हमारे पास स्ट्रेन दी हुई है। स्ट्रेन क्या होता है? इसका तो नो यूनिट नो डायमेंशन, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही होगा ना जो स्ट्रेस का आ रहा है। तो भैया स्ट्रेस का देख लेते हैं क्या होगा। भैया स्ट्रेस हमारे पास होती है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास M L T - 2 बना। नीचे हमारे पास ए एरिया स्केयर है तो लेंथ स्केयर बना। ऊपर एक एल एल से कटा तो ऊपर गया तो ML - 1 T - 2। तो कहाँ पे दिख रहा है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। ML - 1 T - 2, ML - 1 T - 2, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? यस और नो लिख के भेजेंगे, यस और नो लिख के भेजेंगे जल्दी से। जल्दी से यस और नो, ऐसे आपका तगड़ा रिप्लाई आना चाहिए, पता चले कि आप लोग सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज। भैया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की डायमेंशन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ा हुआ है? F = I L B, बिल्कुल पड़ा हुआ है। बी पूछ रहा है, B = F/में I L आ जाएगा, I L आ जाएगा। एफ की अभी आपको बताई थी, ML T - 2। आई हमारे पास आ गया करंट, आई आ गया करंट। तो करंट की मैं क्या ले लूंगा? करंट की तो मैं आई ही ले लूंगा, करंट को तो आई ही कह सकते हैं, ऐसे ही है। तो करंट हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास आई आ जाएगा। सही है। तो इसको मैंने आई बोल लिया और आगे हमारे पास एक लेंथ ये आ गई। तो भैया क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज एफ की हमारे पास आ गई ML T - 2। F = एम में होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ गया? आई एल आ गया। अब ये वाला एक एल इस एल से कैंसिल होगा, तो ये ऊपर गया तो क्या MI - 1 T - 2 बना? बिल्कुल बना। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये आई है, ये टी नहीं था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। MT - 2 I - 1। गॉट इट? सारे बच्चे यस और नो लिख के बताएंगे, यस और नो लिख के बताएंगे। 100% क्लियर हुआ? क्या 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या आप लोगों को 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे स्टूडेंट बताएंगे 100% क्लियर हुआ। वेरी वेल डन। आगे मूव करते हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन V = A + BT वेयर V इज वेलोसिटी एंड T इज टाइम। आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए बी क्या होगी। इसमें आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, V वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन होती है LT - 1। और यहाँ पे बी टी की भी ओवरऑल क्या होगी? LT - 1। ए की भी कितनी होगी? LT - 1। तो सबकी डायमेंशन LT - 1 होती है। ये होता है डायमेंशन का प्रिंसिपल, ये होता है डायमेंशन का प्रिंसिपल होता है। तो भैया आपने काम करना है, आपने काम करना है। ए सेपरेट लिखा हुआ है तो सेपरेट ए की तो LT - 1 आ गई। तो कहां पे LT - 1 लिखा हुआ है? कहां पे LT - 1 लिखा हुआ है? तो ये हमारे पास मौजूद है
Lt-1, इसके ऑप्शन में बता देता हूँ, यहाँ पे ये टी नहीं आना, Lt-1 और Lt-2। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट होगा। क्यों? उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है, याद रखिएगा। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो भी इक्वेशन लिखी है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये पूरी मैंने इक्वेशन लिखी है, मुझे बताएं ये इक्वेशन किसके लिए यूज की जाती है? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो इसकी भी डायमेंशन कितनी? Lt-1। इस वी आई की भी डायमेंशन Lt-1, इस पूरे की भी डायमेंशन Lt-1 होगी। कैलकुलेट करके देख लो, एक्सेलरेशन की कितनी होती है? Lt-2। और साथ टी लिखा हुआ है, तो टी, एक टी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना? Lt-1। तो थिंग इज कि आपके पास जनाब कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उस फॉर्मूले में मौजूद हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन। कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन लिखी हुई है, उस इक्वेशन में जितने टर्म्स हैं, अब सर टर्म्स का कैसे पता चलेगा कितने टर्म्स हैं? तो भैया प्लस और माइनस से टर्म्स बनती होती हैं। तो इसमें v इक्वल टू, एक तो ये टर्म आ गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, तो भैया तीनों टर्म्स की डायमेंशन कितनी होगी? Lt-1 होगी। कैसे पता चला? क्योंकि ये वेलोसिटी v बता रहा है, तो इसलिए सबकी Lt-1 होगी। तो यहाँ पे हमने पुट किया, तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन में गड़बड़ थी तो वो बता दिया। ओके जी। एक इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होता है? 2.54 होते हैं। ये कॉमन सी बात है, पता नहीं पता तो याद रख लो। उसके बाद हाँ, 1 kg इज इक्वल टू, ओके जी, 1000 ग्राम होते हैं। 10 लाख मिलीग्राम, ठीक है। 2.24 LBs, बिल्कुल ठीक है। ऑल आर करेक्ट, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे पास कितना होता है? भैया वर्नियर कैलिपर का तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है, या इसको 0.01 सेंटीमीटर लिखा जाता है, या इसको 0.0001 मीटर लिखा जाता है। तो ये तो सारे ही ठीक नजर आ रहे हैं। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एम आई राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम अदर। किस क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं? कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट का यूनिट क्या होता है? केजी, सही है। यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया, भैया यंग्स मॉडुलस वाई विच इज स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपॉन में ए मल्टीप्लाई बाय ए से कटा तो एफ आ गया। एफ का यूनिट भी न्यूटन होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, बिल्कुल होता है। वेट भी न्यूटन में है ना, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, वेट भी भैया न्यूटन में मेजर करते हैं ना। एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, तो न्यूटन में। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स भी न्यूटन में। तो भैया क्या वेट का भी न्यूटन, यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया ये भी न्यूटन, एफ निकला। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है, तो डेफिनेटली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी का यूनिट डिफरेंट होगा। कैलकुलेट भी कर लो। डेंसिटी क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये क्या होती है डेंसिटी? मैस यानी केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी का कितना आ गया? मीटर पर सेकंड। मीटर क्यूब से कैंसिल हुआ, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकंड। गॉट इट? तो इसका यूनिट बाकी तीनों से अलग आ गया। उसके बाद आता है रेशियो ऑफ टेंशन एंड सरफेस टेंशन हैज डायमेंशन ऑफ। तो भैया टेंशन और सरफेस टेंशन की डायमेंशन हमारे पास कितनी निकलती है? दैट इज सिंपल, कर लेते हैं। रेशियो ऑफ टेंशन, टेंशन तो फोर्स है, डिवाइड बाई सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो भैया फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन एफ हो जाएगा, एफ एफ से कटा तो एल आ गया। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? सारे बच्चे यस और नो लिखो। हाँ, एक बड़ी तगड़ी बात बताने लगा था। 75 to 80% आप लोगों के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, 20% आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो भी छोटे छोटे। ये चीज भी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है? तो आप लोगों को पता है ईयर भी, ल्यूनर मंथ भी, ये सारे टाइम के यूनिट है। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। उसके बाद जनाब, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर टू द टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ। तो यहाँ पे देखिएगा वो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? एक टाइम है। तो ये क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एस इक्वल टू वी टी। तो एस अपॉन में टी इक्वल टू वी, क्या वेलोसिटी के इक्वल आता है या नहीं आता? कैसा हैक है? अच्छा हैक है या नहीं है? सही से बताइएगा। 100% क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, फुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास मताफ देखो ना, यहाँ पे क्या था? रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। टू द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम है, तो डिस्टेंस पॉन में टाइम किसको बताते हैं? वेलोसिटी को बताते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो किसकी आइडेंटिकल डायमेंशन हमारे पास नहीं होगी? तो जरा देखें, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की बिल्कुल सेम होती है, याद रख लो। वर्क और टॉर्क की भी सेम होती है, इंपल्स और मोमेंटम की भी सेम होती है, कई बार ये बता चुका है। और ये जो फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इनकी सेम नहीं होती है डायमेंशन। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है जाउल पर मीटर किसके इक्वल होगा? अब आपको पता है, आपको पता है जाउल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क। और नीचे मीटर किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का है। तो भैया वर्क क्या होता है? एफ डी होता है। नीचे डी पे डिवाइड करो, डी डी से कटा तो एफ आ गया। एफ फोर्स होता है ना, न्यूटन कहीं पे दिख रहा है? एल्फ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। है ना, समझ आ रहा है ना? उसके बाद ए इक्वल टू बी सी वेयर ए इक्वल टू ये है, बी ये है, देन डायमेंशन ऑफ सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिलीव मी। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। भैया ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता है ए बी इक्वल टू बी सी को? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन में बी इक्वल टू सी? सर क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि सी की डायमेंशन निकालनी है ना, डायमेंशन ऑफ सी। तो भैया ए कितना है? ए उसने दिया हुआ है एल टी माइनस वन। बी कितना दिया हुआ है? टी माइनस वन दिया है। तो भैया ये ऊपर गया तो प्लस में गया, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो एल आया। तो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। इसमें तो मसले वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है फॉर ए पार्टिकल ए इक्वल टू ई अपॉन में सी स्केयर वेर ई इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड सी स्पीड ऑफ लाइट, देन द डायमेंशन ऑफ ए विल बी। डायमेंशन ऑफ ए हमारे पास कितनी होगी? तो सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, हमारे पास ये रिलेशन होता है, असल वाला रिलेशन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र। तो भैया ई अपॉन में सी स्क्र इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? मैस आ गया, जो कि कांस्टेंट है। तो क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ ए कह रहा है, यानी एम की डायमेंशन कह रहा है। अब हमें पता है, हमें पता है कि इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एनर्जी है तो इसकी एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मैस कांस्टेंट होता है, मैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, और मैथ्स की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम ही होती है। तो भैया इधर से निकालना जरूरी है, मैथ्स है ना, तो मैथ्स की क्या होती है? कैपिटल एम होती है। तो क्या ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? एल भी इसका जीरो होगा, टी भी जीरो होगा, सिर्फ एम ही होगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है जाउल सेकंड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। जाउल सेकंड पर मीटर इज द यूनिट किसका होगा? अच्छा जाउल है ना, जाउल की जगह पे मैं क्या इसको लिख सकता हूँ? वर्क। वर्क इनटू डिस्टेंस, वर्क इनटू टाइम, सॉरी। वर्क जाउल का, ये देखो ना, जाउल सेकंड पर मिनट है। देखो जाउल की जगह पे मैंने वर्क लिख लिया, आगे सेकंड की जगह पे मैंने टाइम लिख लिया, और नीचे मीटर की जगह पे मैंने डी लिख लिया। तो वर्क की जगह पे मैं एफ डी लिख लेता, मल्टीप्लाई बाय टी, नीचे डी, डी डी से कटा तो एफ क्रॉस टी। एफ टी क्या होता है? एफ टी इम्पल्स, इम्पल्स होता है ना, और इम्पल्स किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी तो मोमेंटम ही होता है ना। तो इसकी यूनिट किसके इक्वल आएगा? मोमेंटम के यूनिट के इक्वल आएगा, क्योंकि ये इंपल्स है। या अगर इधर इंपल्स वाला ऑप्शन होता तो उसको भी चूज कर सकते थे, या चेंज इन मोमेंटम होता उसको भी चूज कर सकते थे। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं एक ऑप्शन देता इनर्शिया, एक देता मोमेंटम, एक देता चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा ऑप्शन देता ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और ये है विच रिप्लेसेस फ्रॉम पॉइंट फ्लान टू फ्लान, वर्क डन निकालो। सिंपल है, मैंने बोला था वर्क में से न्यूमेरिकल आएंगे, देख लो। तो भैया वर्क में हमारे पास होता क्या है? वर्क में हमारे पास होता है एफ इंटू डी। क्या एफ इंटू डी होता है? दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले एफ निकालो। एक्टिव अपॉन कांस्टेंट फोर्स इतना है, इतना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो भैया ऐड कराना, 4 और 3 कितना होता है? 7। एक और एक कितना होता है? 2। 2 जूल। उसके बाद ये आ गया -4 के कैप आ गया। उसके बाद जनाब आपके पास डिस्टेंस देखो, आई और ये हमारे पास कितना आ गया? 5 और आई कितना हो गया? अब देखो ये डिस्टेंस आ रहा है तो इसको माइनस करना है। ये 2 वाला पॉइंट है, ये 1 वाला, 2 में से 1 को माइनस करो, 5 - 1 तो कितना आ गया? 4। 4 - 2 तो कितना आ गया? +2। 1 माइनस, तो ये 3, तो -2 के कैप आया, ऐसा ही है। अब इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 4 7 बार 28, जमा 2 2 बार 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 12, और 40। क्या 40 जूल आया या नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है जनाब द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर इज अ थर्ड यूनिट वेक्टर, देन द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर इज। भाई उसका मॉडुलस क्या होगा? भाई सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। दो यूनिट वेक्टर इज अ थर्ड यूनिट वेक्टर, तो भैया सबकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 1 1 है ना, 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया? √3। चुप करके √3 पर टिक लगा लो। कैसे पता चला? दोबारा सुनो, वो भाई खुद कह रहा है समेशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ थर्ड यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। और दो यूनिट वेक्टर हैं, दूसरे के भी 1 है। और तीसरा आया भी यूनिट वेक्टर, उसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो भैया मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस तो इसको ही कहते हैं ना कि स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर लेते जाओ। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तीनों को ऐड किया तो 3 स्क्वायर रूट। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब एक वेक्टर ए है, एक बी वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी जरा देखिएगा। तो भैया आपके पास ए और बी ये गिवन है, परपेंडिकुलर। आपको पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, मुझे तो पता है आपको पता है या नहीं है, कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, प्लस 2 इंटू 6 हो गया 12, और 3 इंटू अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90, और कॉज ऑफ 90 होता है जीरो। सो डॉट प्रोडक्ट आ गई जीरो। कब आएगी? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो भैया ये 18 इधर आके माइनस हो गया, और इस पे 3 डिवाइड हुआ अल्फा, तो क्या -6 निकला? सही से बताओ, मुझे सही से बताओ, शाबाश। क्या -6 निकला? यस और नो? यस और नो? जल्दी से ऐसे फौरन से पहुंचना होता है कैसे, ठीक है, कि ये कैसे कैलकुलेशन कर दी फौरन से, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज -1। अब ये आप लोगों को खुद बताना चाहिए भाई, डॉट प्रोडक्ट कब जब वो एंटी पैरेलल हो। भाई ये तो मैं पता -1 हो तो उस पे सही है। आगे चलो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी डिटरमिन्ड। भाई एंगल किस तरह निकाला जा सकता है? भैया डॉट प्रोडक्ट से भी निकाला जा सकता है, जो आप ज्यादा यूज करते हो, ये ज्यादातर यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डॉट से निकलता है, क्रॉस से भी निकल सकता है। तो बोथ ए एंड बी इज द बेस्ट चॉइस। एंगल निकालना है तो दोनों को यूज करेंगे। कैसे? आप लोग भैया या तो यूज करोगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, या ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये दोनों यूज किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ए डॉट बी इक्वल ए बी कोसाइन ऑफ थीटा यूज होता है। हाँ, कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लोग कोसाइन साइन वाला भी यूज कर रहे हो ना, जहां पे आपको इसकी वैल्यू डिटरमिन करना इजी हो, तो तब गो फॉर साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा क्यों नहीं यूज किया जाता? इसमें कंप्लेक्शन आ जाती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल हमारे पास गिवन है, ये जे वाला, ठीक है, I+3 j का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज। तो यहाँ पे भैया आपने एंगल निकालने के लिए टेंजेंट थीटा का सहारा लीजिए। इसका जे डिवाइडेड बाई आई वाला कंपोनेंट, तो भैया टेंजेंट थीटा इक्वल टू जे वाला स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 1। तो ये tan उधर गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किस पे होता है? तो भैया ये तो 60 डिग्री पे होता है, या इसको π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 60 डिग्री है, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद ऑपोजिट साइंस देन एंगल बिटवीन देम इज। दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, लेकिन साइन उनका ऑपोजिट है, तो भैया वो एंटी पैरेलल ही होंगे ना, 180 डिग्री पे होंगे। उसके बाद है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, थीटा है, A-B निकालिए, सारी चीजें दे दीजिए और सब कुछ निकाल लीजिए। A-B कैसे निकालेंगे इसका मॉडुलस? तो भैया वो तो निकाला जाता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस -2ab कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर -2 इंटू 10 और कोसाइन ऑफ 60। तो भैया 100 जमा 100 200, हाँ ना, 100 जमा 100 200, 100 ज़रब 100 200 ज़रब 2, मल्टीप्लाई ये किया तो -400 आया, -400 आया, बिल्कुल ठीक है। तो भैया कोसाइन ऑफ 60 कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2 होता है, ऐसे ही है। तो क्या इसको ये 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, 100 इंटू 2। या आप एक और भी काम कर सकते हो, आप एक और भी काम कर सकते हो सीधा सा। यहाँ पे अगर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं ना पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोसाइन 60 कितना होता है 1/2, ये 1/2 2 से कैंसिल हुआ, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना आ गया -10 इंटू 10 100 आ गया। तो 200 में से 100 को माइनस किया तो 100 आया, 100 का स्क्वायर रूट क्या 10 आया। क्या राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन? गॉट इट? यस और नो लिख के बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है I J डॉट फला फला। इसके लिए तो एक पूरा हैक है ना, कि भैया अगर आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, अगर तो क्लॉक वाइज चलोगे तो पॉजिटिव। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कर रहा है जे डॉट के क्रॉस आई। पहले देखो के क्रॉस आई क्या होगा, जे के इक्वल होगा। तो जे डॉट जे। अब आप लोग जानते हो दोनों डॉट प्रोडक्ट है, दोनों ये क्या बन जाएगा जे स्केयर। और कॉज क्यों आ रहा है सर? क्योंकि डॉट है ना, डॉट में कॉज आता है, दोनों में एंगल जीरो होगा, कॉज ऑफ जीरो 1 होता है, और जे की मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्केयर 1, सो राइट ऑप्शन विल बी 1।
अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। सारे बच्चे पता मजा आ रहा नहीं आ रहा, फुल क्लियर? ओके जी, एवरीबॉडी क्लियर? यहाँ पे है फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है। ओके जी, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो एंगल निकालना है ना, तो मुझे एक चीज का पता है, एंगल निकालने के लिए हम यूज करते हैं थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट। तो भैया टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट के रूट 3 1, तो ये तो वही चीज बन गई ना जो हम पहले निकाल रहे थे, 60 डिग्री आ गया, सिंपल इज दैट। 60 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है? 60 डिग्री देखते हैं, कहीं पे 60 डिग्री है तो सामने आए, है जी, मौजूद है, मौजूद है। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू फोर्सेस एफ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ द एंगल बिटवीन। ये मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है सीधा सा। वो कह रहा है कि भाई दो आपके पास फोर्सेस हैं और उनका रिजल्टेंट भी एफ ही आता है, तो उनमें क्या एंगल होगा? आप लोग जानते हो भैया कि जब एक ट्राइंगल बनती है ना, उस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसका दो फोर्सेस का सम और रिजल्टेंट सेम आ रहे होते हैं, यानी तीनों चीजें सेम आ रही होती हैं, दो वेक्टर और यानी दो वेक्टर के कंपोनेंट और उसका रिजल्टेंट, तो किस एंगल पे? 120 पे। जब दो दो वेक्टर्स अपने रिजल्टेंट के इक्वल आ जाए तो उनके दरमियान एंगल होता है 120 डिग्रीज का, 120 डिग्रीज का। उसके बाद है एन एरोप्लेन फ्लाइंग। ओके जी, एक जहाज उड़ रहा है इतनी बुलंदी पे, लेवल एट टू कांस्टेंट स्पीड एट, ये वाला रीच द ब्लॉक, हाउ फार द एरोप्लेन व्हेन द ब्लॉक रीच द ग्राउंड। भाई जहाज से कोई लेना देना नहीं है, जहाज से कोई लेना देना नहीं है। मसले की बात यह है कि हमने निकालना क्या है, हाउ फार द एरोप्लेन विल द ब्लॉक रीच टू द ग्राउंड विल स्ट्राइक, कि कितनी देर के बाद जाके टकराएगा। तो भाई सिंपल एस इक्वल टू वी टी यूज करेंगे, सिंपल इज दैट। डिस्टेंस पूछ रहा है, एस इक्वल टू वी टी यूज करेंगे। तो भैया एस इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। डन हो गया। टाइम नहीं ना बताया, टाइम कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो भैया जब वो उड़ रहा है, जब उसको फेंका गया, रिलीजेज अ ब्लॉक, तो स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी ना, तो यहाँ पे एस इक्वल टू ये पूरा जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर बना। तो यहाँ पे एस डिस्टेंस कितना है? 490 इक्वल टू हाफ जी की जगह पे कितना पुट कीजिए? 10 पुट कीजिए, टी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 2 5 आ गया। तो यहाँ पे ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 449/5 इक्वल टू टी स्क्वायर। 5 9 बार 45, 4 इधर गया, 5 8 बार 40, तो ऑलमोस्ट 98। इसको मैं 100 काउंट करूंगा। क्यों सर, क्यों? पूछिए क्यों? क्यों का मैसेज आना चाहिए। क्योंकि आपने जी को 10 लिया, हालांकि होती 9.8 है, हालांकि होती है। तो टी आपके पास ऑलमोस्ट 10 आया, कैसे आया? क्योंकि ये 98 है ना, तो टी स्केयर इक्वल टू 98 है ना, इसको मान लो टी स्केयर इक्वल टू 100 है, और टी कितना आ गया? 10 आ गया। इतनी मुश्किल में क्यों पढ़ते हो? तो टी 10 ले लो, तो कितना ऑलमोस्ट आ गया? ये मेरे पास 1000 आया, 1000। तो क्या 1000 को अगर आप इजाजत दें तो 1000 को क्या मैं 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ? 1000 मीटर को, बिल्कुल। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। एवरीबॉडी क्लियर? यस और नो लिख के बताइएगा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, चलो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेजर्ड इन द सेम यूनिट ऑफ फोर्स। भाई फोर्स की यूनिट की तरह की और कौन कौन सी हमारे पास चीजें हो सकती हैं? आप लोगों को दो बातों का पता नहीं, पता तो मैं बता देता हूँ। तो भैया याद रखना है, आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एनर्जी और डिस्टेंस होता है ना, इसका यूनिट सेम होता है फोर्स की तरह। एनर्जी हमारे पास, एनर्जी ऐसे ही है, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी वर्क के इक्वल है और नीचे डिस्टेंस है। तो भैया वर्क क्या होता है? एफ डी, और नीचे डिस्टेंस डी, डी डी से कटा तो एफ आया, बिल्कुल। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में डिटेल में बताएंगे एक एक कि इनके सबके यूनिट्स क्या क्या। मैस ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। ये क्वेश्चन बड़ी दफा रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री का विद वाई एक्सिस, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी होगी? तो सिंपल इज दैट, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री वाई एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी होगी? 30 डिग्री बन रहा है ना, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। तो एक्स कंपोनेंट में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। नहीं समझे? समझाता हूं, देखो। एक 10 न्यूटन की फोर्स, एक आप लोगों के पास 10 न्यूटन की फोर्स कितना एंगल बना रही है? वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का,
ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड विद एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ये बकाया एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और यहाँ पे आपने इसकी ये मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, हम कोसाइन ऑफ 60 डिग्री को यूज करेंगे, जो कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10, ये हमारे पास कितनी आ रही है इसकी फोर्स 10 न्यूटन की आ रही है, और मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये कोसाइन ऑफ 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा ना, कोसाइन ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 10, कोसाइन 60 1/2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ गया 5, तो 5 न्यूटन का कंपोनेंट होगा। सिंपल इज दैट, ट्रायंगल मेथड से कर लेने। उसके बाद है रेजिस्टिव फोर्सेस आर, जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, उसमें नॉन कंजर्व होती है, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती हैं। इम्पल्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, अभी बताया था भाई, इम्पल्स तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और जो चेंज इन मोमेंटम है ये इम्पल्स के इक्वल होती है, और भैया इम्पल्स क्या होती है, एफ क्रॉस टी होती है, याद रख लो। उसके बाद जनाब मैथ इज द कॉन्सेप्ट एज, भाई मैथ का कॉन्सेप्ट किसकी तरह है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, पहला कानून है न्यूटन का, उसके मुताबिक है। फिर है मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स, व्हेन एफ इतना एफ टू इतना, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सोचो, 7 × 10 = 17, मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया था, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मिनिमम कितना हो सकता है 3 का, वट इज विच इज नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके जी, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है, विच इज नॉट अ नॉन, भाई नहीं है, तो भैया ये भी नॉन कंजर्वेटिव, नॉर्मल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव, टेंशन की फोर्स तो कंजर्वेटिव होती है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो उसने बोला नॉट अ कंजर्वे नॉन कंजर्वेटिव, कि नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो मतलब कंजर्वेटिव होगी, तो कंजर्वेटिव कौन सी है, टेंशन की फोर्स इज अ कंजर्वेटिव। उसके बाद है अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आर इज डबल द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी, आर को डबल किया गया हमारे पास, तो टेंजेंशियल, भाई सोचो एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन काय को आएगा, भैया एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, तो जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन किधर से आया, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवन तंग कर रहा था। टू बॉडीज हैं, एक 1 2 आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, फोर्स कॉज्ड बाय मास 1 2 इज, तो भैया एक का मास 1 है, दूसरे का 2 है, तो सिंपल इज दैट, कि वो पूछ रहा है कि द फोर्स दैट कॉज बाई मैस 1, तो भाई जो मैस 1 की फोर्स लेस देन 2 होगी ना, क्यों, क्योंकि उसका मैस कम आ रहा है, क्यों सर, एफ इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन में आर होता है ना, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के है, मैस इसका 1, इसका 2 टन आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 टन वाले का हमारे पास जो मैस है वो कम है, तो इसकी फोर्स भी क्या होगी, लेस देन दैट ऑफ 2, लेस देन दैट ऑफ 2, क्यों, इसका मैस कम है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में आर, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर अपॉन में आर क्या, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर पड़ा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये तो एक्सेलरेशन होता है, करके देख लो, वी स्क्वायर है ना, वी की डायमेंशन क्या होती है L t - 1, ऊपर स्क्वायर आ गया, और नीचे आर क्या होता है डिस्टेंस, इसकी एल आ गया, तो ऊपर क्या बना एल स्क्वायर t - 2 अपॉन में एल, एल एल से कटा तो क्या बन गया L t - 2, और L t - 2 किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है एक्सेलरेशन का होता है ना, फिर है इन अ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज, भाई सर्कुलर मोशन जब हमारे पास हो रहा होता है, आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा बदल रहा होता है कॉन्टिन्यूसली, बस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, हो सकती है, लीनियर वेलोसिटी, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि लीनियर मोशन वाली वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हो रहा है एंगल हर लम्हा बदल रहा है, और एंगल के बदलने से हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इट मे बी कि आपके पास लीनियर वेलोसिटी सेम है, वो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी घूम रही है, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी ओमेगा हो जाएगी, और ओमेगा डिपेंड करती है ना सिर्फ वी पे बल्कि डिपेंड करती है थीटा पे भी, थीटा को चेंज करोगे तो ओमेगा चेंज होती है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, रिमेंबर। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो हमेशा हर लम्हा क्या बदलेगी, उसकी चेंज कॉन्टिन्यूसली, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, चेंजेस आफ्टर टाइम नहीं भाई, नेवर चेंजेस नहीं भाई, रिमेन कांस्टेंट नहीं भाई।
A body is performing uniform circular motion if radius is k 25%, tangential acceleration will be tangential acceleration। भैया क्यों मजाक कर रहे हो? बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रही है ना, तो काय को एक्सेलरेशन आएगा? जीरो आएगा। कहाँ पे जीरो है? ये देखो, डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। फिर है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। भाई टाइम ऑफ जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जरा सोचो। वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे, जी करता है, एंगुलर प्रोजेक्शन जी करता है, दोनों पे करता है बिल्कुल। तो बोथ बी, ए एंड बी। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटर्न। अच्छा जी, सैटर्न की पूछी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास किसकी होती है? दैट इज ऑफ मून। ये तो मून की है। ये किसकी है? ये तो हमारी अर्थ की है, अर्थ की है, अर्थ की। तो भैया ये हमारे पास किसकी है? ये तो हमारे पास जुपिटर की है, जुपिटर, जुपिटर। और सैटर्न की ये होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। फुल क्लियर, 100% क्लियर? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? यस और नो लिख के बताइएगा, यस और नो लिख के बताइएगा। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, सबको क्लियर हो गया? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ increases 4 times and radius become half, and what is our weight will be? अच्छा, ये सोचने वाली बात है। डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई है, डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई है, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? याद रखो, जब डेंसिटी 4 गुना बढ़ेगी तो हमारा वेट डबल हो जाएगा। याद रख लो, जब हमारा जो वेट होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन बताता हूँ, वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक रिलेशन याद रख लो। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितनी बढ़ी? वो बढ़ी 4 टाइम। तो इसका हो गया 2, तो कितना बढ़ेगा? 2 टाइम बढ़ेगा। इसको मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि मैस क्या होता है, एम इक्वल टू रो वी होता है। अब रो हमारे पास कितनी होगी? 4 रो हो गई। वी कितना होता है? इसको आपने कर लेना है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहाँ से एम प्राइम हमारे पास न्यू निकल आएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले भी करवा रखे, लेकिन एक डायरेक्ट शॉर्टकट याद रख लो। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस 16 बाय द रेडियस इज इंक्रीज बाय 4 टाइम द एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो भैया याद रख लो, एस्केप वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? दैट इज 2 g r ना। तो भैया हमारे पास 2 g और r हमारे पास कितना हो जाएगा? याद रखो, ये कितना फैक्टर बढ़ेगा? पहले हमें जी को देखना पड़ेगा। जी होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी इक्वल टू जी अपॉन में आर स्क्वायर, तो एज इट इज। अब एम क्या होता है? ये हमारे पास रो इंटू वी होता है। उसके बाद हमारे पास जी अपॉन में आर स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया। अब रो वी हमारे पास क्या होता है? रो का रो आ गया, वी हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो भैया वो क्या कह रहा है? वो डेंसिटी को 16 गुना बढ़ा रहा है, तो 16 गुना ये बढ़ी, मल्टीप्लाई 4/3। आर कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। तो ये 4 टाइम हो गया। तो 16 × 4 फैक्टर बढ़ा ना, तो 16 × 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर हम लिख सकते हैं कि इधर हमारे पास जो जी में आया वो 2g × 16 मल्टीप्लाई बाय 4, और आगे आर का आर आ गया। तो भैया आपको जरा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 16 को 4 × 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो 4 का स्क्वायर ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? और 4 का क्यूब आ गया, ऐसे ही है। तो हमारे पास ओवरऑल, ओवरऑल जो हमारे पास होगा, और बाहर हमारे पास 2 भी है। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास कितना फैक्टर बढ़ जाएगा? दैट विल बी 16 टाइम। तो ओवरऑल हमारे पास 16 है। एक ये भी याद रख सकते हो, जितनी डेंसिटी बढ़ रही होगी उतनी ही हमारे पास ओवरऑल इसके अंदर, उतनी ही हमारे पास क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन द प्लैनेट्स ड्यू टू। जो एटमॉस्फेयर होता है वो हेल्ड होता है ड्यू टू द प्लैनेट्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी चीजें मेंटेन होती है ना। तो एल्फ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हर चीज दूसरे को खींच रही है। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ अर्थ इज। याद रखो, इन्फिनिटी नहीं होता है, जीरो होता है। जमीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास सेंटर पे जीरो होगा। ठीक है। उसके बाद है कि ऐसे यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होता है? दैट इज केजी पर मीटर पर सेकंड। कहाँ पे दिख रहा है? ये मैं सी ऑप्शन निकालेंगे कैसे? ड्रैग फोर्स से। F इक्वल टू 6 पाई ईटा r v t। तो ईटा साइड पे कर लीजिए, F अपॉन में 6 पाई तो नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा r v t, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो F अपॉन में ईटा r t। F का क्या हो जाता है? दैट इज न्यूटन। ये न्यूटन है ना, इसको एम ए लिख सकते हैं। F इक्वल टू एम ए। एम की जगह के जी, ए की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आर की जगह पे मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर से उड़ा, ये ऊपर गया तो केजी,
पर मीटर, ये सेकंड ऊपर गया तो ये क्या क्या बन गया, पर सेकंड, तो केजी पर मीटर पर सेकंड बन गया। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब 55 वाला है, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हॉरिजॉन्टल ट्यूब गिवन दैट, ये किसने बताया था, ये तो बर्नौली ने बताया था। ये तो बर्नौली ने बताया था हमें कि जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे हमारे पास स्पीड कम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल, लेकिन ओवरऑल इनका प्रोडक्ट इनका ओवरऑल सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो भैया जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे हमारे पास, जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे हमारे पास वेलोसिटी कम होगी। प्रेशर ज्यादा और वेलोसिटी कम, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। जैसे ट्रेन गुजर रही है फास्ट मूविंग, उसके रास्ते में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन वहां पे प्रेशर कम हो जाता है ना, सराउंडिंग में ज्यादा हो जाता है, तो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है तो अकेला भी जा सकता है। उसके बाद जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम, जैसे बड़ा सा टैप है, बड़ा सा शॉवर है, शॉवर, उसमें से पानी नीचे गिर रहा हो तो उसका एरिया बड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। जब वो छोटा टैप होता है, छोटे टैप में से जो एरिया कम है लेकिन उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है। जैसे गार्डनिंग में जो पाइप से पानी दे रहे होते हैं तो पाइप की नोजल को आगे से दबाया जाता है ताकि उसका एरिया कम किया जाए और उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो सके। ठीक है। उसके बाद सारे फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, बस मसले की बात है समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, रूल अप्लाई सारा कर रहे होते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट की कौन से, भाई एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर प्रोडक्ट है ना, कैसे, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आगे भी वेक्टर मिल रहा है, तो आर मोमेंट ऑफ जो हमारे पास मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर है और एंगुलर मोमेंटम में प्रोडक्ट में मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इनको मल्टीप्लाई करो तो वर्क आता है, तो दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद है इफ अ बॉडी ऑफ mass m is traveling with a circle of radius r with constant speed v, velocity v, if r is double what will be its angular momentum, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना हो जाएगा। तो भैया सोचो L क्रॉस पी है, तो भैया L क्रॉस पी, आर पी की जगह पे एम वी लिख लीजिए, और L डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर आ गया, आर इज डबल तो L भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, टू टाइम्स, सो बी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है जनाब विच पेयर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि बाकी तो उसने कुछ चीजें बताई हुई नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आर का बताया, आर डबल हुआ, आर डबल हुआ तो एल डबल हो गया, एंगुलर मोमेंटम डबल हो गया। उसके बाद है विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज है डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री पेयर्स, किसकी डायमेंशन बाकियों से अलग अलग होगी, जरा सोचो। हमारे पास इम्पल्स लीनियर मोमेंटम सेम, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम पहले भी बता दिया है, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ फोर्स इन दोनों की डायमेंशंस अलग अलग होगी। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी भी सेम ही होती है, ई और वाई की बिल्कुल सेम होती है, यंग्स मॉडुलस भी वही होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो है नहीं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो है ही नहीं डायमेंशन। उसके बाद है द मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब बाय द ग्राफ गिवन बिलो, फाइंड द वर्क डन बाय बॉडी फ्रॉम x1 टू x6, तो भैया सोचने वाली बात है, x1 से 6 तक निकालिए, x1 से 6 तक निकालिए। हाँ, तो देखिएगा हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भैया 1/2, 1/2, और हमारे पास कहां से कहां तक वो पूछ रहा है, तो हमारे पास हाइट कितनी आ रही है, हाइट तो 3 आ रही है ना, अब बेस निकालते हैं, हाइट तो 3 आ गई, अब बेस कितनी है, 1 से 1 to 6, 1 to 6 आप लोगों ने निकालनी है, तो भैया 1 to 6 आप लोगों ने निकालनी है, तो यहां तक देखिए क्या 3 आ रहा है, ये 1 से 3 तक, तो इसके 1 से 3 मीटर, अब सोचो 1 मीटर से 3 मीटर गए हो तो अंदर कितने और मीटर आ रहे हैं, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, 1 से 3 मीटर के दरमियान में अंदर कितने मीटर आ रहे हैं, सारे बच्चे बताएंगे, शाबाश, सारे बच्चे बताएंगे, 2 मीटर आ रहे हैं, 2 मीटर, तो ये 1 से 3 तक 2 मीटर आ रहे हैं ना, तो ये देखो बेस में 2 मीटर तो आया, उसके बाद 3 से 6 तक गए, 3 मीटर से 6 तक जब आप जा रहे हो तो इसके अंदर हमारे पास कितने मीटर्स आएंगे, 3 से 6, तो 4 मीटर और 5 मीटर और फिर 6 मीटर आएगा, तो भाई टोटल हमारे पास 1 to 6 उसने बोला है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ओवरऑल क्या बन रही है, आपके पास ओवरऑल दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये वाली और एक आपके पास ये रेक्टेंगल बन रही है, तो ट्राई एंगल तो 3 से 6 तक है, 3 से 6 तक है, ऐसे ही है। और एक इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, इसमें 3 से 6 तक है, तो 3 से 6 तक 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसमें भी 2 मीटर आ रहे हैं,
और 1 to 3 बात करूं, इसमें भी दो आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो एक जो 1 to 6 आप गए, एक ओवरऑल भी तो एरिया इसका ये काउंट होगा ना। तो ओवरऑल 1 to 6 जाते हुए टोटल कितना आ रहा है, 1 से 6 के दरमियान में कितने होंगे भाई, 1 से 6 के दरमियान में 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो इसका मतलब है 1 से 6 जाते हुए आपको टोटल 5 मिलेंगे, तो 5 इधर ऐड किया। तो 1/2 into 7 into 3, तो ये कितना बन गया, 21/2, और ये 21/2 कितना बन रहा है, 10.5। तो देखते हैं 10.5 कहाँ पे है, देखते हैं देखते हैं। 10.5 कहीं पे है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी व्हेन एट इट एक्सपीरियंसेस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। भाई वर्क हमारे पास कब होता है, जब आप किसी बॉडी पे दूर से फोर्स लगाते हैं, कोई मैकेनिकल काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तब उसमें वर्क होता है। फिगर एफ एक्स ग्राफ द वर्क डन विल बी, इसका वर्क डन आप लोग निकाले। अब जरा ध्यान से देखना है। तो भैया एक हमारे पास क्या बन रहा है, ये पूरा एक क्लोज पाथ बन रहा है, एंड वर्क डन क्लोज पाथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन में होता है कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारे पास वर्क तभी मैक्सिमम होता है जब एंगल जीरो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एसए यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसए यूनिट हमारे पास क्या होता है, दैट इज वॉट। एसए यूनिट की बात हो रही है ना, किलो वाट आवर एसए यूनिट तो नहीं है ना, वो ड्राइव है, तो वॉट होता है। उसके बाद है किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, ये भूल जाए तो ये याद रखो। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क किसके इक्वल आ गया, पावर इनटू टाइम। पावर का आ गया किलोवाट और इसका आ गया आवर, तो इसका मतलब है किलोवाट आवर किसका होगा, वर्क। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एवरीबॉडी क्लियर, यस और नो लिख के बताइएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर पावर का हमारे पास यूनिट क्या होता है, दैट इज LBFT फीट अपॉन में सेकंड, ये इसका यूनिट होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग में। ये बुक पे भी लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ नोट्स पे भी हमारे लिखा हुआ है। बॉडी और जो आप लोगों के नोट्स है, बॉडी ऑफ मास m है, लिफ्टेड हाइट इतना है, व्हाट इज द पावर डिवाइड। अब ये तो मजाक कर रहे हैं। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा, mgh अपॉन में टाइम। m कितना है, मास 10 है, और g कितना है, 10 है। h हमारे पास 5 हाइट है, 10 आ गया, 10 10 से उड़ा 5 10 पर 50, तो 50 वॉट का हमारे पास पावर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रेशर के इक्वल आएगा ना। उसके बाद है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की बात होगी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, ऐसे ही है। उसके बाद है हमारे पास एनर्जी इन बर्निंग 1 टन कोल इज, ये हमारे पास कितनी होती है, ये याद रखना पड़ेगी। ये हमारे पास होती है 3 into 10 ट्रेस, 10 ट्रेस 10 जूल होती है। तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटीज, तो ये तो पावर के इक्वल नहीं होती क्या, क्या आप लोगों को याद है, पावर इक्वल टू एफ क्रॉस, सॉरी एफ डॉट वी, पढ़ रखा है ना, एफ डॉट वी, तो ये एफ डॉट वी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है a body of mass m mass 5 kg initially at rest is moved by a horizontal force of 2 newton on a smooth horizontal surface, then the work done in 10 second will be। तो भैया सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हमारे पास क्या उसने पूछा हुआ है, वर्क डन पूछा हुआ है। ओके, तो भैया वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी। मुझे सोचने दिया करो, मैं तगड़े वे से आपको करवाऊंगा। वर्क डन एफ डी होता है। क्या एफ पता है, पता है 2 न्यूटन। डी पता है, नहीं पता है, आओ डी निकालते हैं, निकालें डी। डी किधर से निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे, डी को निकालने का तरीका होगा, डी को निकालने का तरीका होगा सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू, तो भैया इसको इनिशियली एट रेस्ट है, तो वी आई तो जीरो हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन किधर से निकालेंगे, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ अपॉन में एम। एफ कितना, 2 न्यूटन का, मैस कितना 5 kg का, 2/5 आया, इधर पुट कीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम उसने दे दिया ये वाला 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10,
दो दो से उड़ा, पांच दो बार दस, दस दो बार बीस, तो डिस्टेंस आ गया 20, तो डी की जगह पुट करेंगे 20, 20 जरब दो करें तो क्या 40 जूल आएगा? नहीं आएगा, मजा आया नहीं? ऐसे ही से बताइएगा। सही सही बताइएगा, 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फीलिंग आ रही है पूरी? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, हैट्स ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम, if the length of pendulum is increased by 4 times then the frequency will be। ओके जी, लेंथ ऑफ पेंडुलम को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे देखिएगा तो भैया आपके पास जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी, तो ये कितना कर दिया। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछना, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई इंटू जी अपॉन में एल। तो भैया आपको ये पता चला ना कि एफ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो भैया लेंथ आपने कितनी कर दी, इसको 4 टाइम कर दिया ना, तो 4 टाइम को तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सिंपल इज दैट। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अगर लेंथ 4 टाइम की जाए तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, डबल। लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल देन द टाइम पीरियड विल बी ये 1.41 टाइम, यानी स्क्वायर रूट 2 टाइम होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। टी इज इक्वल टू पाई इंटू एल अपॉन में जी है, तो अब ये टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एल कितना कर दिया हुआ है भैया, ये डबल कर दिया है, तो या तो इसको बोल लो 1.41 टाइम हो जाएगा, या बोल लो स्क्वायर रूट 2 टाइम हो जाएगा। उसके बाद व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम द क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, ये आप लोग तगड़ा जानते हो कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स डिपेंडेंट। तो भैया याद रख लो, ये होती है सोर्स डिपेंडेंट। ये सोर्स डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करेगी, ट्यूनिंग फोर पे। भैया ट्यूनिंग फोर को चेंज कर लो तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये वेव को इधर से इधर भेजना, उधर से इधर भेजना, ये कोई बात नहीं है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी। हाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो स्पीड इंटेंसिटी वगैरह वेवलेंथ वगैरह आप चेंज करो, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, ट्यूनिंग फोर्क ही बदलना पड़ेगा। ऐसे यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव हमारे पास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। भाई ये इंटेंसिटी होती है किसकी इक्वल, होती है एनर्जी अपॉन में हमारे पास एरिया इनटू टाइम। तो ये बन गया जाउल पर मीटर स्क्वायर और सेकंड, और जाउल पर मीटर स्क्वायर, ये जाउल पर सेकंड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया वॉट। जाउल पर सेकंड पावर ही होता है ना, डब्ल्यू अपॉन में टी, तो ये पावर वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर, WM-2 बनेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल बनेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एन इंटरफेरेंस पैटर्न, कौन सा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं शो करता, आप लोगों को इस चीज का पता है कि इंटरफेरेंस हमारे पास 100 बबल कर सकते हैं। एक्सेसिव थिन, हाँ ये एक्सेसिवली थिन फिल्म नहीं इंटरफेरेंस शो करेगी, थिक फिल्म भी और वेज शेप्ड फिल्म भी करेगी। फिर इफ ग्रेविटी इज हाफ एंड द लेंथ इज डबल द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी, देन फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, नॉट टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो भैया फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ग्रेविटी हाफ कर दिया, ग्रेविटी को 1/2 कर दिया, तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई इंटू एल जी अपॉन में एल होएगा, ऐसे ही है। तो ग्रेविटी को कर दिया हाफ, लेंथ को कर दिया डबल, तो क्या ये 1/4 होगा, और 1/4 ऊपर स्क्वायर रूट लेके 1/2 बनेगा, बिल्कुल, क्या सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट विच प्लेस सिंपल पेंडुलम विल हैव द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, किस प्लेस पे लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। भाई माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपका लीस्ट होएगा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है इधर हम कराची में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे लाहौर में बैठा हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट में बैठे हुए हैं। तो भैया जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, बुलंदी पे जाओगे, बुलंदियों पे जाओगे, तो इधर सरफेस ऑफ अर्थ पे सी लेवल किधर है, कराची जो है ना, कराची ये सी लेवल है। तो भैया इधर ग्रेविटी ज्यादा है, इधर ग्रेविटी कम है, तो जिधर ग्रेविटी कम होगी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई इंटू जी अपॉन में एल। तो भैया जिधर हमारे पास ग्रेविटी कम होगी उधर फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसने पूछा किस पे लीस्ट होगी फ्रीक्वेंसी, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी किस पे होगी, जिस पे ग्रेविटी लीस्ट होगी, तो ग्रेविटी लीस्ट किस पे होगी, माउंट है ऊपर,
जैसे जैसे नीचे आ जाओ भाई, इस्लामाबाद वाली साइड पे आ जाओ, लाहौर आ जाओ, अच्छा है, अच्छा आ जाओ। और नहीं तो भाई कराची फेवरेट शहर है, कराची में आ जाओ, लाहौर फेवरेट है, इस्लामाबाद, सारे सिटीज ऑफ पाकिस्तान, लव फॉर ऑल सिटीज। तो कराची में हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन टाइम पीरियड कम होगा। तो कराची में टाइम पीरियड हमारे पास सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। माउंट एवरेस्ट पे ग्रेविटी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और टाइम पीरियड सबसे ज्यादा। मेरी बात समझ आई है? ये सारी चीजें याद रखनी। उसके बाद अ बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन द डिस्टेंस एट व्हिच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डैश ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और ये कितना होता है, दैट इज 1 में स्क्वायर रूट 2। याद रखो, इसके ऊपर आके बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये मैंने प्रूव भी करके आपको दिया हुआ है, इसको याद रख लो, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है। उसके बाद है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज डबल देन द मोमेंटम विल बिकम। मोमेंटम कितना हो जाता है, डबल हो जाता है भैया। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, हाँ मोमेंटम डबल ही होगा, बी ऑप्शन। कैसे? E इज इक्वल टू एच एफ पढ़ा हुआ है, क्या E इज इक्वल टू पी सी भी पढ़ा हुआ, दोनों को इक्वेट कर लो। तो पी सी इक्वल टू एच एफ आया, P इक्वल टू एच एफ अपॉन में C आया। क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के है? बिल्कुल है। फ्रीक्वेंसी डबल करने से मोमेंटम भी हमारे पास कितना हो जाएगा, डबल डबल डबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोहेरेंट सोर्स हैज। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है भाई? कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। सेम फेज डिफरेंस, बिल्कुल सेम है। तो सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सेम फेज, बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड बी विल बी राइट ऑप्शन। सेम एम्पलीट्यूड थोड़ी ना होता है। उसके बाद यहाँ पे एफ एम की बात थोड़ी हो रही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसमें ए एम यानी एफ एम की बात थोड़ी हो रही है जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो कोहेरेंट की बात हो रही है। कोहेरेंट में सेम फ्रीक्वेंसी होता है और सेम फेज होता है। कोहेरेंट सोर्स के लिए, कोहेरेंट सोर्स के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम फेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज। ये तो अब हलवा क्वेश्चन, हलवा। एफ इक्वल टू वी अपॉन में 4L। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। उसके बाद है वी अपॉन में 4L। उसके बाद ये है हमारे पास इनक्लोज। अच्छा मुझे बताएं ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी होगी, बताए ना, शाबाश बताए ना। ओपन ऑर्गन पाइप में कितनी होगी? वी अपॉन में 2L, वी अपॉन में 2L होगी। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग तो साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट। आर यू साइंटिस्ट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म होने वाले हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग इज f1 इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कट टू अ हाफ सेम ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी f2। f2 अपॉन में f1 कितनी होगी? बहुत ही एक मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अब ये कट करने वाली बात अच्छी नहीं थी, ये मुझे बुरी लगी है बात। f2 अपॉन में f1 बताना है। तो भैया f2 हमारे पास कितना बनेगा, वो 2 पाई इंटू एम अपॉन में के है, 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, के अपॉन एम तो डायरेक्टली के है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैथ पे डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैथ एम से स्प्रिंग F1 कट इनटू हाफ। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 के, हमारे पास F2 बनेगी। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट के बनेगी, के से कट के तो रेशियो बनेगी सिर्फ 2 स्क्वायर रूट बनेगा। ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। कैसे? टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई इंटू एम अपॉन में के। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 पाई इंटू के अपॉन में एम। तो भैया आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रेफरेंस स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब कट इनटू 1/2 ऑफ सेम ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी f2 द वैल्यू ऑफ f2 अपॉन f1। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के f2 का और f1 का तो सेम ही होगा, f1 में तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, उसका तो k ही होगा। तो ऊपर वाले का 2 के से कटा तो उसके रूट 2 आ गया। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड ग्रेविटी इज हाफ। ग्रेविटी हाफ की टाइम पीरियड पूछ रहा है एंड लेंथ इज डबल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो ये तो मेरे पास बिकम्स 2 टाइम होना चाहिए। कैसे? T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल अपॉन में जी। तो आपका जनाब जो लेंथ है ये कितना हो गया, इफ द वो क्या करे, लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल कर दिया, ग्रेविटी हाफ होगी तो ये ऊपर क्या बटेगा बटा, तो 2 पाई इंटू 4L अपॉन में जी हुआ। 4 स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। तो क्या बिकम्स 2 टाइम, बिल्कुल बिकम्स 2 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टू शॉर्टेस्ट पॉइंट इन अ वेव दैट आर इन फेज एज टर्म्ड एज। उनको क्या कहते हैं, उनको वेव लेंथ कहते हैं। जिनका हमारे पास क्या होता है, उनका सेम जो इन फेज होते हैं उनको वेव लेंथ बोलते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज पैरेलल टू द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन इन।
डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल टू द डिस्टेंस ऑफ, हाँ ये वो पूछ रहा है ना हमसे जनाब, क्या उसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है, और ट्रांसवर्स में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशन के। मेरी बात समझ आई है? ओके जी, वो ट्रांसफर होती है परपेंडिकुलर वाली, ये पैरेलल वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। और ये दोनों किसकी टाइप्स होती है? मैकेनिकल वेव की। मेरी बात समझ आई? यस और नो लिख के बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर नेम द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज स्ट्रक इन द एयर। तो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल। जब हमारे पास, ये आपकी बुक लाइन भी है, टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज स्ट्रक इन द एयर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, पैरेलल वो होती हैं डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ वेव के। उसके बाद है नेम द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस व्हेन ट्यूनिंग फोर्क स्ट्रक इन द एयर, अभी आपको बताया दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाला, कि इन एस एच एम द पार्टिकल, पार्टिकल इज गिवन एक्स इक्वल टू ए, हमारे पास कोसाइन ओमेगा टी, एक्स हमारे पास 5 आ रहा है, ए 10 आ रहा है, फाइंड थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। सही है, निकाल लेते हैं। तो थीटा हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास एक्स इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 5 है ना, तो एक्स की जगह पे 5 पुट करो। इस पूरी इक्वेशन को देखिएगा, ध्यान से देखना है, ध्यान से। एक्स की जगह पे 5 पुट किया, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू ए की जगह पे 10 पुट किया, ये लिखा हुआ है, सुनते जाओ सुनते जाओ। कॉज ऑफ थीटा, ओमेगा टी की जगह थीटा पुट कर लिया, तो ये बन गया 1/2 इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है? 60 डिग्रीज पे होता है, जिसको पाई/3 रेडियन में लिखा जा सकता है। तो 60 डिग्री, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 90 पे क्वेश्चन है, 90 वाला एमसीक्यूज, इन एसएचएम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा हो तो हमारे पास क्या कांस्टेंट रहता है? ओनली एंड ओनली एम्पलीट्यूड। भाई डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा? जरूरी तो नहीं है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है फोर्स पे। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद इन एसएचएम द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट, भाई एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां पे होती है? ये देखो, जूम करके इधर गया, रुक गया, फिर जूम करके इधर गया, इधर रुक गया, तो इधर वेलोसिटी हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। इधर वेलोसिटी सबसे ज्यादा और इधर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम। इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और इधर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि हाइट उसका मीन पोजीशन पे शुरू किया, इस पे हाइट जीरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो भैया काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी ना। सही है। उसके बाद फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सही है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास से दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। और यहाँ पे आप लोगों ने जनाब क्या किया? हाफ। अब ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी हाफ। और वो कह रहा है 1/4 हो जाएगा, अच्छा 1/4 हो जाएगा ना, सही है। तो आपने कितना कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास कितनी होगी? 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, इसका 1/4 कर दिया। अंदर तो 1/2 एम एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट का स्केयर आया, बिल्कुल आया। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वैसे हमारे पास कितनी है भैया? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये लिखी हुई है 1/2 एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट का स्केयर। ये पूरा इससे कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। और सिर्फ इधर क्या बचेगा? इधर एक्स स्केयर, और इधर क्या बचेगा? एक्स नॉट का स्केयर अपॉन में 4। तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी एक्स नॉट अपॉन में 2। तो राइट ऑप्शन विल बी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन में 2, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ऑफ, किधर से आप कर सकते हो? तो भैया जो पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी से आप ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल को अलग अलग कर सकते हो। ट्रांसफर्स में पैरेलल होता है, डायरेक्शन उसकी वाइब्रेशन के साथ पैरेलल, और लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है। गॉट इट? उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड द फेज डिफरेंस इज, भाई जब रिफ्लेक्शन हो रही है, सोचो रिफ्लेक्शन हो रही है, गया टकरा के वापस आ गया, एंगल कितना बनता है? 180 बनता है। सोचने वाली बात है वैसे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मीन पोजीशन इन एसएचएम द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू। भाई मीन पे तो आपको पता ही है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर दरमियान में किसी पॉइंट पे बात करो तो वहां पे आधी काइनेटिक एनर्जी, आधी पोटेंशियल एनर्जी। तो मीन पे कौन सी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्यों? मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद है, एट उसने ये पूछा कि एट मीन पोजीशन द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी है सारी। ठीक है, मीन पे और एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी होती है सारी पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू फ्रीक्वेंसी व्हेन जी एंड एल बोथ आर डबल। तो भाई ये सोचो, जब जी और एल दोनों को आप लोगों ने डबल कर दिया, दोनों दो दो से कट के तो रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं निकाल के दे देता हूँ भाई, निकाल देता हूँ। एफ होता है 1/2 × G/में L, क्योंकि टी होता है हमारे पास 2πL/में G। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2πG/में L। तो ये भी टू हुआ, ये टू टू से कट के कोई फर्क ना पड़ा, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरटर्न्स प्रोड्यूस बाय, जो ओवरटर्न्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बाय क्लोज ऑर्गन पाइप्स आर। क्लोज ऑर्गन पाइप से हमारे पास कितने कितने प्रोड्यूस होंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी हमारे पास वो 1 3 5 ऑड में प्रोड्यूस होते हैं क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। भैया वो निकालेंगे कैसे, वो है Fn = 2n - 1 × F। तो यहाँ पे सबसे पहले वन पुट कीजिए, 2 × 1 2 - 1 × F आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, F1 = F, ये हमारे पास F आ गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टू पुट किया, 4 - 1 3 आया, ऐसे ही है। जब टू पुट करेंगे, 2 2 4 - 1 3 आएगा, पहले 1 आया। उसके बाद जब यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 2 6 - 1 5 आया। उसके बाद 4 वाला कितना होना था, 4 2 8 - 1 7 होना था, लेकिन उसने तीन ही पूछे हुए, तो सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वाला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट्स लेंथ इज डबल। तो पढ़ के थक चुके हैं मैं कि भैया जब उसकी लेंथ को डबल करोगे तो 1.4 टाइम होगा या स्केयर रूट 2 टाइम होगा। अब छोड़ भी दो इस क्वेश्चन को, T = 2π × L/में G है। तो भैया जब आप लोगों ने 2π × लेंथ को डबल किया, तो ये जो स्केयर रूट 2 अंदर फंसा पड़ा है, इसको बाहर निकालो ना। T = बेचारा आजाद हुआ, अंदर 2π × L/में G आया। ये पूरे का पूरा तो पुराने वाला टाइम पीरियड, तो नए वाला टाइम पीरियड स्केयर रूट 2 टाइम ऑफ पुराने वाला टाइम पीरियड हुआ, स्केयर रूट 2 लिख लो। ये स्केयर रूट 2 का आंसर होता है, स्केयर रूट 2 का आंसर होता है 1.41। और 1/√√2 का आंसर कितना होता है, 0.7 होता है। ये आप लोगों ने चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ था। लो जी, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे बेटे, इफ अ पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी एट लेंथ एल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ वी वांट टू मेक टाइम पीरियड ट्वाइस। अगर हम टाइम पीरियड को ट्वाइस बनाना चाहते हैं, अगर हम टाइम पीरियड को ट्वाइस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को सोचिएगा सोचिएगा। अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर लेंथ को डबल कर 4 टाइम कर दिया जाए, अगर 4 टाइम कर दिया जाए, 4L/में G। क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ वांट टू मेक द टाइम पीरियड ट्वाइस। तो भाई जब आपको टाइम पीरियड डबल चाहिए ना, तो लेंथ को तो 4 करना पड़ेगा, क्योंकि स्केयर रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बाहर निकला, अंदर 2π × L/G, तो एज इट इज रहा। तो आपका नया वाला टाइम पीरियड पहले वाले का डबल हुआ, कब हुआ, जब लेंथ को 4 किया, क्वाड्रपल्ड किया, क्वाड्रपल्ड 4 टाइम आ जाए या क्वाड्रपल्ड आ जाए तो बात एक ही है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जनाब, आज का लास्ट क्वेश्चन, चांद रात क्वेश्चन। दिस इज चांद रात क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। चांद रात का क्वेश्चन जी करते हैं। वो ये है, इफ अ बॉब ऑफ पेंडुलम कंटेनिंग अ लिक्विड स्टार्ट्स लीकिंग द टाइम पीरियड विल बी। भाई लिक्विड लीक होना शुरू हुआ ना, तो टाइम पीरियड होता है हमारे पास T = 2πL/में G। तो उसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो हियर वी आर डन विद ऑल फिजिक्स क्वेश्चन, विद ऑल फिजिक्स क्वेश्चन 100% हम डन कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह यू आर ट्रू पासियन। अब आप लोगों का टारगेट है 180 के मार्क्स लेके आने हैं और इस नंबर पे शेयर करने हैं। अगर इस नंबर पे तुम लोगों ने शेयर ना किए, तो फिर देखना आप लोगों को, फिर आप लोगों को हम डराएंगे, ख्वाब में आके डराएंगे कि क्यों नहीं नंबर ले रहे हो। लेने हैं नंबर,
डरना वरना नहीं है, नंबर लेने आप लोगों ने, ठीक है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको कामयाब करे, कामयाब हों। 180 प्लस का नंबर लें आप लोग, उसके बाद 190 प्लस एनईटी बिजनेस वाले लें, और हमें रिजल्ट शेयर करें आप लोग। यू आर ट्रू पासियन, यू आर ट्रू पासियन। आप लोगों को ये तमाम पीडीएफ भी मिलेंगी, तमाम आप लोगों को ये लेक्चर भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आप लोगों ने बहुत तगड़ी कामयाबी लेनी है। तो पास एजुकेशन सिस्टम ने आप लोगों को ये चांद रात का भी तोहफा दिया कि आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जब आपसे कमिटमेंट की हुई है तो उसको पूरा किया है, पूरा किया है। मुस्तफ़ा बशीर वो ये है कि जब लीक होगा, लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस नंबर को सेव करें, इस नंबर पे अपने नस्ट एनईटी के एमसीक्यूज शेयर करना है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। आप लोग अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमजानुल मुबारक आप लोगों ने गुजारा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए। मे अल्लाह एक्सेप्ट योर ऑल इबादा यू मेड इन रमजान, इन होली मंथ ऑफ रमजानुल मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रमजान गुजारा। अल्लाह से दुआ है सबकी इबादत वगैरह कबूल हों। और आप सबको चांद रात मुबारक। चांद रात का ऐलान हो चुका है कि आज चांद रात है और कल ईद होगी। कल ईद है। आज जो हम ये वीडियो इख्तिताम पजीर कर रहे हैं, आज की डेट है, अब पता नहीं कोई बच्चा इसको कब सुन रहा है, आज की डेट है 30 मार्च, 30th मार्च और 2025। कई लोग शॉपिंग्स वगैरह में बिजी होंगे, अपनी कई लोगों ने तैयारी व्यारी कर ली होगी। तो 30 मार्च, और आज डे क्या है हमारे पास, आज का दिन संडे, संडे का दिन है हमारे पास, संडे का दिन है, और ये हमारे पास आज डे है, ठीक है। और ये डेट है हमारे पास माशाल्लाह। लास्ट पे मैं आप लोगों को बहुत कांग्रेचुलेशन, ये अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जमशेद, अमारा, आयशा मसूद, बदर, दिलशाद अहमद, ईमान, उसके बाद हिरा, उसके बाद हुदा महमूद, उसके बाद कलीमुल्लाह, उसके बाद मनाहिल, उसके बाद मताफ, मुईज, मुस्तफ़ा, उसके बाद रुमाना, समीर, जिन बच्चों ने सही से नाम लिखा उनका नाम ले रहा हूँ, सैयद मोहम्मद अली, इन सबको बहुत और बहुत ज्यादा, ये सारे स्टूडेंट को बहुत मुबारक कि आप लोगों ने आज की रात भी क्लास ली, चांद रात ये वाली डेट लिखी है। इंशाल्लाह ज़बरजली आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ऊपर एक चीज जो वादा की है, 180 नंबर लेके इस नंबर पे शेयर करने हैं। यू आर ट्रू पासियन। ताहा भी, ताहा यासीन भी, बिल्कुल बिल्कुल, ताहा यासीन आप भी, सर मेरा अयान भी, अयान 133 भी, बिल्कुल सबका नाम, सॉरी जिसका नाम नहीं भी ले सका, शहवीर भी, हुरिया भी, और बताएं रुमाना भी, इनका तो रिस्पॉन्स तगड़ा, रुमाना का रिस्पॉन्स हुरिया का तो तगड़ा आया। उसके बाद तहा यासीन का भी रिस्पॉन्स है, मताफ का भी, ठीक है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा, ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, सही है, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने अब ये मार्क्स वगैरह लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, रिजल्ट लाजमी तौर पे शेयर करने हैं।